हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ जो आपके फिफ्थ जिन को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी, उसके जो हम पेपर फर्स्ट है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं जो यूपीएससी ने जो फर्स्ट पेपर में जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने जो यूपीएससी ने क्या पूछा था। तो एक तरफ तो मैंने जो क्या हिंदी में सॉल्व किया, दूसरी तरफ मैंने इंग्लिश में सॉल्व किया। तो हम देखते हैं जो इंग्लिश में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है आपका, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिटेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स। तो यहाँ पे जो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो उन फैक्ट्रियों में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार ने जो कामगार नियुक्त है, जो औद्योगिक हो गया, आपका विवाद हो गया, समापन हो गया, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संग्रहित करता है। तो आपने इसी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री हो गया एंड इंटरनल ट्रेड हो गया, सी आपका लेबर ब्यूरोज हो गया, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। तो देखिए जो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट है आपका जो डी ऑप्शन, वो किसी एंगल से तो ये सच हो ही नहीं सकता। तो राष्ट्रीय तकनीकी जो जनशक्ति सूचना प्रणाली इसका क्या योगदान है, तो कहीं से इसका जो इसमें जो आपका उन फैक्ट्री में जो लेबर संबंधित कुछ भी इसमें जो सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है, लेबर ब्यूरोज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन ने पूछा है इन इंडिया विच इज द रोल ऑफ द कोल। तो अब ये जो कोल का जो रोल है क्या है, तो कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ना, यहाँ देखिए कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ। तो जो कोल का क्या है प्रमुख, इसमें क्या है जिसकी निर्णायक भूमिका क्या है। तो फर्स्ट स्टेट में है आपका स्टेटमेंट में है कोल, जो सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। थर्ड स्टेटमेंट है इट बियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग एरिया। अब देखिए हम चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इंश्योर्स इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो आप चौथा स्टेटमेंट के देखिए कि चौथा स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है या फिर राइट है। तो देखते हैं हम जो चौथा स्टेटमेंट, हमने चौथा स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, तब हमारे पास बचता क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट को जब आप केयरफुली ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए क्या है, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द कोल बेरिंग एरियाज। तो ये जो स्टेटमेंट है ना एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 थर्ड हो गया। उसको जो तीसरा देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, मतलब जो पांचवी अनुसूची में जो शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो यहाँ पूछ रहा है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल ना, नॉन ट्रिबल पीपल यहाँ दिख रहा है उसका, दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी इन दिस एरिया, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू ए यूनियन टेरिटरी हो गया, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इस स्टेट में से जब आपने करंट अफेयर्स को जो पढ़ा होगा या फिर आपने जो लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ी होगी जो पांचवी अनुसूची में क्या क्या जो दिया है, तभी आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका सही आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट लिया गया है, कहीं कहीं जो आंसर लिया गया यूपीएससी तो अपने आंसर के लिए अभी नहीं लाई है, तो कहीं की कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या है जो सेकंड ऑप्शन को सही बता रहे हैं। तो मैंने तो क्या है जो फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक किया है। तो दे वुड मतलब क्या, इसमें जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। तो पांचवी शेड्यूल में ये आंसर है ना, ओके ये फर्स्ट ऑप्शन। उसका देते हैं जो चौथा क्वेश्चन ना, चौथा क्वेश्चन ने पूछा है कि जो मैं आपको हिंदी पढ़ बताता हूँ, तो निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए। देखिए भारत जो है ना, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। तो राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय है और यह शहरी भारत चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है। तो आपने स्टेटमेंट फर्स्ट को आपने रीड किया, केयरफुली किया, तो देखते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, जो राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय। तो कहीं एंगल से मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको जो फर्स्ट ऑप्शन जो पहला पे करेक्ट टिक लगा दिया। तो इसके सही ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? इंग्लिश से पढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जो आपका पर्यावरण जो 1986 के जो अधीन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है उसमें कौन सा एक्ट इसमें शामिल है? तो यहाँ पे आपका केंद्रीय जल आयोग हो गया, केंद्रीय भूजल बोर्ड हो गया, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण हो गया, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण हो गया। तो ये सब क्या है जो स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ना। तो केंद्रीय जल भू प्राधिकरण इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा ना। यहाँ पे दिख रहे हैं सी आंसर सही आंसर, करेक्ट आंसर। उसका देखते हैं जो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा है आपका पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन। यहाँ कुछ क्या पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आपके क्या पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में पूछ रहा है। तो इट इज़ ए कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन हो गया। फिर आपका क्या, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सेप्टेम्बर एवरी ईयर हो गया। उसके बाद है it assess the credential of all UN members of before submitting a report to the General Assembly for approval। तो यहाँ पे मैं जो तीसरे स्टेटमेंट देख रहा हूँ जो ऑल बोल रहे हैं ना, और जो मैं देखता हूँ कि दूसरे स्टेटमेंट, तो क्या ये जो प्रति वर्ष है ना, तो ये जो एवरी ईयर है, तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को काट देता हूँ। तो जैसे कि हमने सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास बचे हैं दो ऑप्शंस, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं ये जो लड़ाई है वन, तो वन को देखते हैं। It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision। तो कहीं से मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है ना, आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब ये इंग्लिश से पढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। आपने पढ़ा होगा जीसी लियोन की बुक हो गया, आपने पढ़ा होगा जीसी लियोन हो गया, आपका एनसीईआरटी बुक हो गया, इसके पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स और ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स हो गया। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डीमिग्रेशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन हो गया। इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू द फॉलोइंग फॉलोड बाय द कंट्रीज हुज scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole। ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ ए ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। तो आज जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो इसका जो सही आंसर है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। कहा, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है ना, ये जो ध्रुवीय कोड है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करती है। सेकंड स्टेटमेंट है अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है स्टेटमेंट देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। तो जो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है ना, डी 1 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है ना। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी संबंधित एक और अच्छी क्वेश्चन है। भारत में जो चाय बोर्ड के मतलब क्या है, चाय बोर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का पढ़िए, आपको पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो आप क्या ये दो स्टेटमेंट को काट दिए। अब बच्ची ये लड़ाई आपका ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट। तो देखिए जो आप तीसरे स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित नहीं, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित नहीं है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट भी कट गया, और जो तो तीसरे स्टेटमेंट कटते ही आपका आंसर आ गया 1 और 4। तो इस बोर्ड की दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, तो सिर्फ 1 और 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 में
मिथ्या रूप से ग्रीन वॉशिंग, ये जो एनवायरनमेंट से संबंधित है, मतलब जो इको फ्रेंडली ना, तो मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना है कि कंपनी के उत्पादक पारिस्थितिक अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है ना। तो आप देखना क्वेश्चन 10, कन्वेइंग द इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोड्यूस, यहाँ पे देखना प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड ना, तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं बी, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना है ना। उसके बाद आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की अपेक्षा करना। डी ऑप्शन है, किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपलब्ध करना। जहां पे आता है अनिवार्य एनी, तो स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन तो किसी एंगल से सही नहीं लगता। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर ना। उसका 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, जिसकी पढ़ के बता रहा हूँ आपका 11 क्वेश्चन। यूएसएल फेडरल रिजर्व की फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ईसीबी वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी की संबद्ध मुद्रा को जोखिम घटाता है। तो इसका मुझे पता नहीं सही आंसर क्या है, मैंने इसकी स्किप कर दिया। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पता होगा तभी करेंगे, लेकिन इसका जो एक गैस और ट्रिक है ना, तो ये पूछता है कंसिडर द फर्स्ट स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नोन इन द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब जो भारत में जो चाय का जो उत्पादक है कौन कौन राज्य करता है। पहला स्टेट में दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा में केरला, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा। तो यहाँ पे दिया है ओनली 1 स्टेट, ओनली 2 स्टेट, ओनली 3 स्टेट एंड डी ऑप्शन ऑल 4 स्टेट। काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा त्रिपुरा में तो होता ही ना, तो चौथा स्टेटमेंट तो सही है। मगर कभी आपने पढ़ा है हिमाचल, चलो आपने बोलने कि हिमाचल में होता है, 2 स्टेटमेंट हो गए। जो तीसरा है ना, यहाँ पे आप डाउट खाओगे केरला, क्या केरला में भी होता है उत्पादन होता है चाय का, आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है ना जो चारों स्टेटमेंट ही इज करेक्ट। तो मैंने क्या लगाया, सभी स्टेट मतलब ऑल 4 स्टेट आर करेक्ट ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये आंध्र में भी होता है, केरल में भी होता है, हिमाचल में भी होता है, त्रिपुरा में तो होता ही, क्योंकि असम के बगल में त्रिपुरा है। तो इन चारों स्टेटमेंट में क्या है, चाय का उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। दूसरा स्टेटमेंट, आईसीआरए नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और तीसरे स्टेटमेंट है, ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका मुझे जो करेक्ट आंसर है तो फिलहाल एकदम सही पता नहीं है, मगर जो मैंने ऑप्शन लगाया 1 और 2 3। अब इसका जो सही आंसर है जब आया होगा तो आंसर इसका देखेंगे। वैसे भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग अपना आंसर दे चुके हैं, तो मैंने ऑप्शन लगाया डी ऑप्शन 1 और 2 3। ओके, उसका देखते हैं हम 14 क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो 14 में देखते हैं हम विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबी। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका जो बीबी का जो चेयरमैन कौन होता है। तो बीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बीबी हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल राइजिंग प्लान्स। तो देखिए आप जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो या फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या है, तो जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना वो बीबी का चेयरमैन नहीं होता है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर आ गया 2 और 3। तो आप एक ऑप्शन को जैसे ही एलिमिनेशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 15 क्वेश्चन ना, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल। ये जो आप देख रहे हैं ना कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या है, देखिए, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं ना, पे लोअर ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। द ऑप्शंस टू कन्वर्ट टू इक्विटी ऑफ क्या है, ऑफ एफोर्ड्स द क्या बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी दोनों स्टेटमेंट्स में क्या सही है क्या गलत है। तो नेदर वन बोथ 1 और 2, बी ऑप्शन 2 ओनली 1 ओनली। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शंस, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने जो यूपीएससी की तैयारी जो बंदे कर रहे हैं 3-4 अटेम्प्ट हो गया तो ये क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उनको पहले से रटा रुटा है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग, एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमी MTCR संघाई कॉर्पोरेशन ऑपरेशन, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द एबव, यानी यहाँ पूछ रहा है कि क्या जो भारत है इन सभी का क्या है मेंबर सदस्य है। तो देखिए भारत तो ना, ये आईआर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन ना, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जो इंटरनेशनल बैंक है उसका तो भारत सदस्य है, जो MTCR है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रेजिम है उसका भी भारत सदस्य है, और संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत उसका भी सदस्य है। तो जो इसका चारों स्टेट जो आपका तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 and 2 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये पूछ रहा है करंट अफेयर से, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि वियतनाम इज लेड बाई ए मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम सॉरी, Vietnam economy's growth is linked to its integration with global supply chain and focus on export हो गया। For a long time Vietnam low labor cost, क्या है आपका लेबर कॉस्ट हो गया, एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर हो गया। फिफ्थ ऑप्शन है वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो आपका 5 स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 2 and 4, 3 and 5, 1 3 and 4, D 1 and 2। तो देखिए आप यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट देखिए ना, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये जो स्टेटमेंट है कई समय जो पढ़ रहा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आपको गैस करना चाहिए था कि जो वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है, नहीं होता है ना, सही है पूछ रहे हैं। तो जो आप सेकंड स्टेटमेंट काटते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट काटिए, अब बचा B and C। तो जो 1 and 3 जो पांचवें स्टेटमेंट देखिए, वियतनाम जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक की सेवा सेक्टर वियतनाम है, सॉरी, तो ये भी ऑप्शन आपका पांचवा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, तो जो इसका सही आंसर है C 1 3 and 4 ना। उसके बाद जो देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में पूछा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ देखिए इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, क्या है आपका कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन कौन कर रहा है, इसलिए भारत में निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है इसका सही आंसर आप पढ़ेंगे, उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय सेवा विकास परिषद, चौथा स्टेटमेंट डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट है किसी भी कंडीशन में ये सही नहीं है, आपका ऑप्शन डी जो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या है मुद्रास्फीति के लिए क्या नियंत्रित करने और जो कीमत को जो स्थिरता बनाए रखने में जो प्रमुख जो भूमिका निभाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाती है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है ना। उसका देते हैं 19 क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू नॉन फंजीबल, आपका नॉन फंजीबल टोकन्स NFT कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, दूसरा स्टेटमेंट है दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन ना, ब्लॉकचेन पूछा है। उसके बाद है आपका दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। आप यहाँ पे देखते हैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट यू अबव आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन देखेंगे आप, तीनों ऑप्शन को पढ़ लिए ना। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, तो आप क्या बी ऑप्शन को कनेक्ट कीजिए, दे आर यूनिक क्रिप्टो करेंसी, मुझे लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन बचता है जो लड़ाई है A and D में, तो जिसका सही आंसर है डी ऑप्शन। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है ना। उसको देते हैं जो आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आपका जो जोड़ी ना, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ है रिजर्व्स एक तरफ स्टेट, मतलब एक तरफ जलाशय दूसरी तरफ राज्य। तो घाट प्रभा में दिया तेलंगाना है, गांधी सागर में आपका मध्य प्रदेश सॉरी गांधी सागर में मध्य प्रदेश है, इंदिरा सागर में आपका आंध्र प्रदेश है, मैथन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का देखते हैं जो मैथन डैम है वो कहीं है ही नहीं, तो मुझे तो ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत लग रही। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच ना। तो देखिए जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, और जो इंदिरा सागर है वो आपका आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। तो स्टेटमेंट जो है ना, मुझे ये जो घाट प्रभा है वो तेलंगाना में है, ये कंफर्म सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या नहीं है। तो जो ये तीनों स्टेटमेंट है ना आपका गलत है, तो इसका जो सही ऑप्शन है C ओनली 3 पेयर्स ना।
तो यूपीएससी इस बार कुछ नया स्टेटमेंट दिए, जिससे काफ़ी स्टूडेंट क्या है देख के ऐसा यार ये इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे, बस क्या है वो जो ऊपर नीचे जो ऑप्शन है वो क्या है बदल देती है, या फिर जो घाट प्रभा तेलंगाना में है, जो इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, ये सही हो सकता है, तो एक आध स्टेटमेंट को जो ऊपर नीचे कर देती है यूपीएससी। अब यहाँ पे देखते हैं जो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, जैसे कि आपका ना लूसेंट की बुक से पूछा है आप एनसीईआरटी में, तो ये कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ ना। सेकंड स्टेटमेंट, लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth surface and the thus case warning effect। तो which one of the statement is are करेक्ट पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए हिंदी में पढ़ता हूँ, उच्च मेघ मुख्यतः क्या है आपका सौर, ये ना, ये देखना, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरत विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे ताप प्रभान होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 and 2, ना तो 1 ना ही 2, तो सी ऑप्शन 1 and 2 दोनों सही है ना। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो उत्तर पश्चिम केनिया में बाड़ी बाड़ी बीड़ी 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 एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। सेकंड स्टेट में दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संघ में रहते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए 1 and 2 है, केवल 2 है, 2 and 3 हो गया, केवल 3rd हो गया। तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिम केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो स्टेटमेंट आपका गलत है ना। तो जिसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन 2 and 3, जो ऑप्शन नंबर 2 and 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद जो 23 क्वेश्चन थे, निम्न देशों पर विचार कीजिए ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपका क्या है, आर्मानिया दीजिए, अजरबैजान दीजिए, क्रोशिया दीजिए, रोमानिया दीजिए, उज्बेकिस्तान। तो ये आपका मैपिंग पोर्शन से क्वेश्चन है। तो ना यूपीएससी क्या करती है, हर साल तो नहीं पूछती मैपिंग से, लेकिन डेफिनेटली हर मतलब एक साल के अंतराल में, जैसे कि पिछले बार तो पूछा नहीं था, तो हर साल ही पूछती है कि जो मैपिंग से क्वेश्चन, तो आप लोगों का मैपिंग काफ़ी अच्छे से रटा होना चाहिए ना, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं ना। तो विच ऑफ द एबव आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट, तो कौन सा तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो ए ऑप्शन 1, 2 and 4, बी 1 और 3rd, सी ऑप्शन 2 and 5, डी ऑप्शन 3, 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको आर्मेनिया, ये तुर्की राज्य संगठन के सदस्य हैं। तो हम जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट को काटते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट का डी है आपका 1, 2 and 4, 1 and 3, तो देखते हैं अब लड़ाई क्या है आपका सिर्फ सी और डी में। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम 3, 4, 5, तो क्या है जो आपका रोमानिया, अब यहाँ पे रोमानिया को भी देखिए आप, तो रोमानिया भी क्या है आपका तुर्की राज्य के संगठन जो सदस्य नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर निकलता है 2 and 5 ना। अब देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात में भारत का विशाल सौर पार्क है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है, 1 and 2, केवल 2, 1 and 3, केवल 3rd। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, यूपीएससी यहाँ पे बदमाशी करती है ना, यूपीएससी क्या करती है, स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा कर देती है, कुछ भी डाल देती है। मतलब यहाँ जो गोवा में है उसको गुजरात में डाल देगी, जो केरल में उसको क्या करेगी, वो गुजरात में डाल देगी। तो देखिए ये जो भारत का जो विशाल सौर पार्क गुजरात में नहीं, वो आपका राजस्थान में है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही कट है ना, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कट है ना। तो बचते हैं आपका सिर्फ क्या है 2 and 3rd, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गोवा में भारत की विशाल तैरती हुई सौर प्रकाश। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं ना आपका, ये गोवा में नहीं, ये जो एमपी में है ना, भारत में की विशालतम तैरती हुई प्रकाश वोल्टी परियोजना। तो जो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर 2, जो केरल में पूरी तरह से सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका है यहाँ पे ओशन से रिलेटेड है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रेड ऑफ इट्स टेरिटोरियल सेट अप टू ए लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल्स, क्या पूछ रहे, 12 नॉटिकल्स माइल्स मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ना। तो शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is the measure. तो यहाँ पे पूछ क्या रहे,
क्या पूछ रहे हैं, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र जो अभी समय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के जमीन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। तो जिसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, थर्ड स्टेटमेंट को आप पढ़िए। ये कहीं भी नहीं बोलता है कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा, बल्कि ये तो 200 समुद्री मील से भी आगे हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसे ही आपने थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेशन किया तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, ये करंट अफेयर से है। तो हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ना, यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट इशू द आपका सेंकाकू आइसलैंड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। क्या है, सेंकाकू जो आइलैंड है, सेंकाकू द्वीप, वो किसके विवादों में चर्चा में रहा है ना। तो इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइसलैंड मेड बाई ए कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी हो गया। बी स्टेटमेंट है चाइना एंड जापान इंगेज सॉरी इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइसलैंड इन ईस्ट चाइना सी। ए परमानेंट अमेरिकन, क्या है ये, एक परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस है, हैज बीन सेट अप है टू हेल्प ताइवान हो गया, ताइवान, यहाँ पे ताइवान टू इंक्रीज इन इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज हो गया। थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो एज मैन एज लैंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भूमि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें असामयिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों उन पर दावा कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी तभी आपको सॉल्व होगी। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन ना, क्या चाइना और जापान के बीच जो पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर, फिर आपका जोड़ी जमा हो गया, एक तरफ कंट्री हो गया, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज़ रिसेंटली, चार हो गया, चार सेटिंग ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाई चाइना, गुआना क्या है, गिनी हो गया, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाई मिलिट्री हो गया, लेबनान हो गया, सर्वर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, चौथा स्टेटमेंट है ट्यूनीसिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाई प्रेसिडेंट। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये चारों स्टेटमेंट क्या करेक्ट हैं? हाँ जी, ये जो बिल्कुल जो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द पेयर्स, तो ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ना, जो ये हाल ही में जो क्या करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स है, रीजन ऑफ द मेंशन इन द न्यूज़ कंट्री हो गया, एंटोलिया हो गया, अम्हारा हो गया, कैबो डिगलो हो गया, काबो डेलगाडो हो गया, कैटालोनिया हो गया। तो आपको पता है कैटालोनिया जो इटली में नहीं स्पेन में है, तो आपका चौथा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है ना, तो चौथा गलत है, तो ऑल ऑफ पेयर्स तो ये हो ही नहीं सकता ना। तो जो इसका आंसर देखिए कैसे, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स, ओनली थ्री पेयर्स, तो इसका जो सही आंसर है ओनली टू पेयर्स। तो जो इसका जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखते हैं हम 29 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉस अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा। अब देखिए इसमें जो कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2 केवल 2, 1 एंड 3 केवल 3। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ कहाँ नहीं है ना, तो देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब लड़ाई ए और सी में है। तो देखते हैं हम जो तीसरे स्टेटमेंट देखते हैं ना, किसी संरक्षित यानी एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग एप्रीहेंशन, देखिए ना, एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन है ना, वो मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है, और जो तीसरा ऑप्शन एलिमेंट हो गया तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसका 30 क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएशन स्पेसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी। मतलब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में आती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी लिमिट कर चाहिए, केकड़ा हो सकता है, नहीं, नो, स्पाइडर, मकड़ी का कोई इसमें रोल नहीं, कॉकरोच का भी इसमें रोल नहीं। तो एक ही ऑप्शन बताया आपका आंट, चींटी ना, इसका दैट इज करेक्ट आंसर है आंट ना, 30 का। अब देखते हैं यहाँ पे जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया कि जो ये इन द गवर्नमेंट 31 देते हैं, ये देखना, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट ऑफ 1919 होता है उसमें क्या बातें बोली है ना। फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड टू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एंड क्या है रिजर्व सब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, पुलिस। तो देखते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा तो इसमें पूछ रखा है जो सही उत्तर क्या है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम क्या है आपका भू राजस्व, वो ऑब्वियसली सही है। सेकंड ऑप्शन थे स्थानीय स्वशासन। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में कहीं भी आपका ना क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें नहीं की गई है। ये सेकंड स्टेटमेंट ना स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की गई। तो हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट 32 इन द मिडिवल इंडिया द टर्म ऑफ फनम रिफर टू क्या है क्लॉथिंग है, कॉइन्स है, ऑर्नामेंट्स है, वीपन्स है, क्या है। यहाँ पूछते हैं मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्देशित करता है। तो ना ही फड़म क्या है पहनावा है, ना ही आभूषण है, ना ही हथियार है, ये क्या है कॉइन्स है ना। तो कॉइन्स इज द राइट आंसर है इज द फंडम ना। उसका कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा है ना। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिससे कि फ्रीडम फाइटर ने पूछा है बारिंद्र कुमार घोष के जोगेश चंद्र चटर्जी को रास बिहारी बोस, उसमें गदर पार्टी से सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए जो आपका बारिंद्र कुमार घोष है ना वो गदर पार्टी से कभी जुड़े नहीं है, ये क्या अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेट हो गया। और सेकंड जोगेश चंद्र चटर्जी इनका भी नाम कहीं गदर पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो तीसरे स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या रास बिहारी बोस, बस यही आपका आंसर है आपका डी ऑप्शन थर्ड ओनली। तो रास बिहारी बोस क्या है आपका गदर पार्टी से जुड़े हुए थे ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर आ ही जाता है ना। जोगेश चंद्र चटर्जी को गदर पार्टी हमने कहीं सुना है क्या, आई कैन नॉट हेयर दिस क्या मॉडर्न हिस्ट्री। ओके तो दैट इज करेक्ट आंसर इज रास बिहारी बोस इज द करेक्ट आंसर इज ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए ना, ऐतिहासिक व्यक्ति है किस रूप में जाने गए। तो देखिए आर्यदेव हो गया, जैन विद्वान हो गया, दिगनाव हो गया, बौद्ध विद्वान हो गया, नाथ मुनि हो गया, वैष्णव विद्वान हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से युग्म सही सुमिलित है। तो इसमें जो जो 2 ही युग्म सही सुमिलित है ना, नाथ मुनि वैष्णव के बारे में मुझे आई डोंट नो। तो आई थिंक फर्स्ट है और सेकंड इसका सही। तो इसका जो सही आंसर है केवल 2 युग्म ना। अब उसके बाद है ये आपका भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए ना। तो 37 में पूछता है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ना, इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट मंगोल इन्वेशन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपने मध्यकालीन इतिहास क्या सतीश चंद्रा की बुक पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल एसेल्ट मर्चेंट टू द दिल्ली एंड बिगन विजिट द सिटी। मैंने पढ़ा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन पे थोड़ा डाउट है लेकिन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस किंगडम टू मंगोल्स। तो जो इसका आंसर है 2 ओनली ना ही इसका फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट सही है ना ही इसका थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन है। ओनली क्या 2 जो क्या ये अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा। आप ये जो सतीश चंद्र की जो बुक पढ़े हैं ना हमने मेडिवल हिस्ट्री में, वहाँ पे एकदम डायरेक्ट पूछा है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया और ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ना। अब देखते हैं भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कुलाह धारण कहते हैं। कुलाह धारण ना। तो विथ रेफरेंस इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग द कुलाह धारण। तो इसका सही आंसर है अरब मर्चेंट है, कलंदर्स हो गया, पर्शियन कलवर्शन हो गया, एन सैयद। तो इसका सही आंसर है सैयद। जो कुलाह दारान है ना वो क्या है आपका सैयद को कहा जाता था ना भारतीय इतिहास में। उसके 39 क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित की। सेकंड स्टेटमेंट अल्फांसो द अलबुक ने बीजापुर सुल्तान के गोवा को छीन लिया था। देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री में बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि में पट्टेपल्ली की जमीन के एक प्लांट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुझे तीसरा स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहाँ बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमने पहला स्टेटमेंट को काट दिया तो इसका आंसर निकल के आया 2 एंड 3 ओनली। तो दिस आंसर इज 2 एंड 3 ओनली करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा एकदम सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है
दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने डीप स्टडी की है तो इस क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू दिस क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन 1 and 2 3 ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1 and 2 and 3 इसका इस करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 40 के बाद है 41। अब यहाँ पे देखिए जो अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन उठाया है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ना। तो आपका है साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक्स एडिक्स लोकेशन इन द स्टेट। तो धौली उड़ीसा, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, जागुड़ा मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटका। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका जो है आंसर है आपका बी, ओनली 2 पेयर्स ना। तो धौली तो उड़ीसा में है, ये कन्फर्म है, एक फाइनल स्टेटमेंट मैं बिल्कुल श्योर हूँ। कालसी कर्नाटक में नहीं है ना। ओके, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में, ये करेक्ट हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट ओनली 2 पेयर्स आर द सच करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद देखते हैं हम, जो ये भी काफ़ी टेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपने जो पढ़ा है तो इसमें यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित स्टेटमेंट विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फेवर्स। नन्नुकू एक तरफ है किंग है, दूसरी तरफ डायनेस्टी मतलब राजा और राजवंश के बारे में पूछा है ना नन्नुक ने। तो नन्नुक है, चंदेला है, जय शक्ति परमारा है आपका, नाग भट्टा सेकंड है, गुर्जर प्रतिहारा है, भोजा राष्ट्रकूटा। तो जैसे आपने पढ़ा हो कि राजा जो भोज है वो क्या परमार वंश से संबंधी रखते थे, राष्ट्रकूट वंश से तो नहीं रखते थे। तो चौथा स्टेटमेंट को मैंने कट कर दिया। तो ऑल ऑफ जो स्टेटमेंट है ऑल ऑफ 4 ये हो नहीं सकता। देखिए नन्नुक है, चंदेल करेक्ट आंसर, जय शक्ति परमारा करेक्ट आंसर, नाग भट्ट सेकंड, गुर्जारा प्रतिहारा। तो केवल जो आपका ओनली 3 पेयर्स, जो ये ऊपर के जो तीनों है ना, नन्नुक हो गया, जय शक्ति, नाग भट्ट, ये दीज आर काइंड ऑफ सच करेक्ट आंसर वेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो बहुत ही इतने अच्छे से क्वेश्चन को यहाँ पे जो यूपीएससी ने काफ़ी अच्छी तरफ से सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो जो इसका सही आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए ना। तो संगम पोएम्स आर डिवाइडेड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, मैंने पहले ही काट दिया। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णन वाज नोन टू संगम पोएट्स, ये आंसर बी जो आपका बी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। क्या बताना है, ये जो वर्ण का जो सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था ना। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ना। तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी संगम पोएट्स हैव नो रेफरेंस टू द वेरियर एथिक, संगम लिटरेचर रिफरेंस टू मैजिकल फोर्सेस। ये तो बहुत ही स्टेटमेंट गलत है, कोई संदेह नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका बी आंसर बी ना। अब ये जो 44 ना, ये पूछ रहा है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ना ही औरंगजेब थे ना शाहजहां। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको लॉजिक लगाएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो वो है अकबर। अकबर क्या रखेंगे ना। उसके बाद 45 ना, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्न कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब हैदराबाद में जब रामानुज की जब हैदराबाद विजिट में थे, उन्होंने क्या किया, रामानुजन के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी ऊंची चोटी का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे पूछा है कि उसके जो रामानुजन की जो शिक्षा उसको सही रूप में कौन निरूपित करता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वाज डिवोटिशन हो गया। वेदास आर एटर्नल क्या, सेल्फ एंड होली अथॉरिटी हो गया। लॉजिकल आर्गुमेंट्स वेर एसेंशियल मीन्स ऑफ द हाईएस्ट ब्लाइसिस हो गया। साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिसिन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है कि जो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए में जाऊंगा। द बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्यूशन वाज डिवोशन, यानी मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, भक्ति था। दैट इज करेक्ट आंसर। बाकी यूपीएससी यहाँ पे डी ऑप्शन की वजह से ध्यान के वजह से मोक्ष पाया जाता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं ए ऑप्शन में जा रहे हैं ना। अब उसके बाद देखते हैं 46वां, हाल ही प्रधानमंत्री ने, ये भी करंट अफेयर्स का है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में जो सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस को उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में जो निम्नलिखित में कथनों में कौन से सही है। यहाँ पूछता है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर से क्या, ऑब्वियसली दैट इज वेरी करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये आपका जो दूसरा कट गया। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तो अगर आपने डीपली पढ़ा है तो ये जो उस समय जो मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो क्या है उस समय उसके साथ क्या है, अलबरूनी तो था,
तो सोमनाथ मंदिर का भी उसने वर्णन किया, तो ये 2 ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधा कृष्ण द्वारा की गई थी। तो जो तीसरा स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, तो मुझे ये स्टेटमेंट जो तीसरा स्टेटमेंट में वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो मैं तीसरे स्टेटमेंट को काट दूंगा ना। जैसे ही तीसरे स्टेटमेंट को आप करते हैं तो आपका आंसर आ गया 1 and 2 ओनली आ गया ना, 1 and 2 ओनली इसका आंसर हो गया ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 46 के बाद हम देते हैं 47 ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब साइंस एंड टेक से क्वेश्चन यहाँ पे शुरुआत होगी, हिस्ट्री खत्म हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बीटी सेल। क्या आपका बीटी सेल के बारे में आप पूछा है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, बीटी सेल ना, एंटी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे जो शरीर के अंदर है जो बी कोशिका और टी कोशिका की क्या भूमिका है ना, द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलिगेंस, दे अलाइव, क्या है आपका, दे एलिवेट बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन हो गया, दे एक्ट इज क्या, इम्यूनोसप्रेसमेंट इन द बॉडी ना। तो आपके दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज कैरिड बाय पैथोजन। तो ये हमारे क्या है, एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, ये क्या है, वे शरीर की पर्यावरणीय प्रतिजक एलर्जनों से संरक्षित करती है, शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है, वे शरीर में प्रतीक्षा निरोधकों की तरह काम करती है, वे शरीर के रोगाणु जड़ों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो जो हमारे जो शरीर में है क्या, बी सेल्स और टी सेल का क्या काम है, शरीर में रोग जनों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन nanoparticles do not exist in nature. Nanoparticles of some metallic oxide are used in the manufacture of sometime cosmetics ना, cosmetic पूछ रहा है। तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, अदर देन आ गया, तो अदर देन में तो परा सूक्ष्म कण मानवित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं, नैनो पार्टिकल कहीं नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको काट दीजिए, बची अब लड़ाई आपके बी एंड डी में बची ना। तो जिसका सही ऑप्शन है आपका 2 and 3, जो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में डीएनए बार कोडिंग, क्या डीएनए बार कोडिंग कैन बी टूल्स। तो डीएनए बार कोडिंग के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी अच्छे से डिटेल से पूछा है। एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, तो क्या जो डीएनए बार कोड का जो यूज़ है क्या एनिमल और प्लांट को पहचानने में किया जाता है। और देखिए क्या डिस्टिंग्विश अमंग स्पेसीज दैट लुक अलाइक हो गया, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में पूछा है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है मुझे कुछ तो डाउट है, तो इसमें नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट का अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ बच्चे बी एंड डी में, तो सही ऑप्शन 2 and 3। देखिए डिस्टिंग्विश अमंग स्पेसीज दैट लुक अलाइक, मतलब जो समान दिखने प्रजाति में क्या है, इसके जो डीएनए बार कोडिंग का यूज होता है। जो आपके खाद्य पदार्थ हो, अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए भी क्या डीएनए बार कोडिंग का यूज होता है ना। उसका नेक्स्ट देते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो एक्सेस ऑफ विच अलाउ अबव इन द एनवायरमेंट आर यूजेस एसिड रेन। मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वातावरण में जो इनकी अधिकतर से अम्ल वर्ष होती है, कौन कौन सा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है इसका सही आंसर 2 and 4। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता नहीं अम्ल वर्ष में, तो पहला स्टेटमेंट जहां जहां आप उसको काट दीजिए, बचा लड़ाई बी एंड सी में। तो क्या है इसका जो करेक्ट 2 and 4 है ना, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 ना, ये बी एंड 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम हैं 51 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन था। 51 हम देखते हैं, पूछा है कि जो आपका रैपिड फाइनेंसिंग, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप जो यूपीएससी के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जस्ट क्या यूपीएससी ने उस क्वेश्चन को उठा के डाल दिया। तो इसका जो सही आंसर है आईएमएफ ना। तो जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन करता है, क्रेडिट फैसिलिटी का जो रिपोर्ट, वो कौन सी ऋण सुविधा देता है, आपका हो गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी एंड कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन नेशनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी के बारे में पूछा है। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या इंडिकेट्स कैन इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिशननेस हो गया। तीसरा, एन इंक्रीजिंग
An increasing trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NER and RER. तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। अगर आपने करंट अफेयर से फिर आपने क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये इंडिया ईयर बुक में, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसके सही ऑप्शन मैंने 1 एंड 3 लगाया था, पर आई डोंट नो दिस करेक्ट आंसर। आई विल बी स्किप दिस आंसर है ना। 53 क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Indian economy consider the following statement now. So if the inflation is too high, Reserve Bank of India RBI is likely to buy government securities. हो गया। Second option है if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए ना, क्या जो ये मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो संभावित रूप से सरकारी प्रतिनिधियों खरीद सकता है, तो नो, कहीं ये ऑप्शन है नहीं। तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, तो आपका स्टेटमेंट आ गया 2 एंड 3। तो दिस स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 54। अब यहाँ पे है विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क्स। ये क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब है। इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डिबेट। तो क्या यहाँ पे जो G20 जो कॉमन फ्रेमवर्क है वो क्या है जो पेरिस क्लब का भी समर्थित पहल करता है, और जो आधारणीय रीढ़ वाले निम्न आय देशों को भी क्या है वो हेल्प करता है। तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट है ना, बोथ 1 एंड 2 दिस आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति संलग्न यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड IIBC में क्या लाभ है। तो इंडिया ईयर बुक हो गया, और आपका जो इकोनॉमिक्स जो बजट आता है ना, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। सरकार जो IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। IBS ने उसको मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चित से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर क्या है आपका IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ का कर योग्य नहीं होते। पर इसका मुझे सही आंसर मुझे पता नहीं है। आई थिंक 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर है ना, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज वेरी करेक्ट आंसर 1 एंड 2। तो थर्ड स्टेटमेंट इज पूरी तरह से क्या है, एज वेल एज, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से गलत है ना। उसके बाद 56 नंबर का देखते हैं हम। हाँ, विथ रेफरेंस टू फॉरेन जो है ना, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओवन क्या ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ना। दे कैन सेल देयर ओवन गुड्स इन क्या एडिशन टू क्या है आपका ऑफरिंग हो गया, एडिशन ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस हो गया। सेकंड ऑप्शन है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या जो स्टेटमेंट ये सही है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 आर करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, मतलब रियल स्टेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो फार्मर जो हार्वेस्टिंग करता है वो उसमें क्या फसलें काटना हो गया, टेक्सटाइल मीन्स कन्वर्टिंग न्यू कॉटन इनटू फैब्रिक्स, एक कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी हो गया, एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिमोनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज हो गया। तो ये सब है ना क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, और उसमें जो देखिए आपका क्या है आपका 3 स्टेटमेंट को देखते हैं ना हम। तो ये जो किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी इसको धराशायी से उधार देना, ये कहीं भी स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, और 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर। मैं हिंदी में देखता हूँ, सॉरी। And that's often talked about the media recently with reference to India. So an Indian company investing in a foreign enterprises and paying taxes the foreign country on the profits arising out of its investment हो गया। A foreign company investing in India and paying taxes on the country of its based on the profits arising out of its investment हो गया। An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such as assets their value increase and transfer the proceed to India. तो ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव्स देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इंडिया। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ना,
यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिबंधित कर दी जनसंचार माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है, कोई भारतीय कंपनी हो गया वो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है, उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पूछता है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, ऋण वित्तीय को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीय को राजस्व माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन से केवल वन ना, जो टू ऑप्शन गलत है। तो आपका जैसे ही सेकंड ऑप्शन को आपने इलिमिनेट कर दिया तो भाई आपने सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, तो बचा ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दिस करेक्ट आंसर है ना। 60 नंबर क्वेश्चन ना, भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे ना। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग, जो एक भाग है ना आपका सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जानता है, नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। देखिए हिंदी में काफ़ी टफ होता है पढ़ना जब आपने इंग्लिश मीडियम को, तो ये थोड़े से स्टेटमेंट मुझे थोड़े से अलग ही लगता है कि दिनांकित इसका क्या मतलब होता है दिनांकित का ना। तो यहाँ पे देखते हैं dated securities issued at market related rates in occasion form a large component of internal debate। तो कहीं भी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है मुझे तो पूरी तरह से वाहियात लगता है। मैंने सेकंड स्टेटमेंट को अगर काट दिया तो बचता है डी नेदर वन एंड नॉट टू ए वन ओनली। तो इसका सही आंसर वन ओनली हो गया ना। 61 देखते हैं आपका, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मेथेन एंड नाइट्रोडॉक्सिन। मतलब निम्न में कौन सी एक है जो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भावी स्रोत है। तो इसका जो राइस है एकदम करेक्ट आंसर है ना। ये हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, डिस्कस किया एनवायरमेंट में। तो राइस इज द करेक्ट आंसर है ना, राइस। उसके बाद देते हैं जो 62, कृषि की धान ग्रहणता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का क्या है आपका बारी बारी में क्लेदन शोषण किया है। तो क्या होता है इसका जो परिणाम है ना। तो देखिए बीज की कम आस्था, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। तो तीनों स्टेटमेंट इज द ऑल स्टेटमेंट इज द करेक्ट ना, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ देते हैं जियोग्राफी से, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित जिलों में कौन सी एक शुष्क मौसम बदल गई। ये दैट इज करंट अफेयर्स है। तो लेक विक्टोरिया, लेक फागुन, लेक ओगुटा, लेक वोल्टा। तो देखिए आपको जब ये स्टेटमेंट पता होगा, जब आपने पढ़ा तभी लगाइए, वरना इसमें तुक्के लगाने की कोई चांसेस नहीं है। देखिए मैंने तो लेक विक्टोरिया लगाया था, लेकिन सही आंसर है लेक फागुबिन ना। अभी देखिए दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी के निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुए। मतलब ये गंडीकोटा घाटी कौन सी नदी से निर्मित हुई है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है पेन्नार है ना। आपको जब पता है तो तभी आंसर लगाइए, वरना यू विल बी स्किप दिस क्वेश्चन ना। अब यहाँ पे देखना दैट इज मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना आपका 65 क्वेश्चन। एक तरफ है आपका पीक शिखर, दूसरी तरफ है आपका माउंटेन्स पर्वत। तो नामचा पर्वत गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक आपका सिक्किम हिमालय। तो देखिए आपका जो तीसरे में नोकरेक सिक्किम में नहीं है आपका ना, नोकरेक का जहाँ तक मुझे है ना त्रिपुरा सॉरी नोकरेक जो आपका ना मिजोरम या फिर अलग जगह, और जो नामचा पर्वत जो गढ़वाल हिमालय में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ है आपका कुमाऊं हिमालय। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इस साल पूछा था, जो कि सभी स्टूडेंट ने एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत ही कम चांसेस में गलत होने के, अगर आपने एक स्टेटमेंट को भी गलत कर दिया तो आपका आंसर आएगा। जैसे कि जो आप जानते हैं कि जो नंदा देवी, यू नो दैट नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर, कुमाऊं हिमालय में सिचुएटेड इन माउंटेन्स ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर किस क्षेत्र में है। पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र है, फारस की खाड़ी और अफ्रीका की श्रृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास क्षेत्र है, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो मैपिंग से फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, निम्न में कौन सी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपने स्टडी की है, मैपिंग की है तो बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए तो आपका आंसर है अजरबैजान नहीं है आपका अफगानिस्तान की सीमा के साथ ना। तो केवल 3 और 4, 5 इसका द करेक्ट आंसर है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन है यहाँ पे
With reference to India, consider the following statement. Monazite is a source of rare earths ना, rare earths हो गया. Monazite contains tourism हो गया. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. In India, government bodies only can process or export monazite हो गया. तो इसका जो ऑप्शन है 1, 2 and 3 only, 1, 2 only, 3 and 4 only. तो जो इसका ऑप्शन है 1, 2 and 4 ना, आपका जो तीसरे स्टेटमेंट है वो गलत है. भारत की समस्त तटवर्ती जो आपका ना, आपका बालुकाओं में आपका क्या है, बालुकाओं में मोनोजेट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है. तो तीसरे स्टेटमेंट गलत करती है, आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन ना. तो बी ऑप्शन आ गया 1, 2 and 4 ओनली. उसके बाद देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन जियोग्राफी से पढ़ा है आपका. एनसीईआरटी हो गया आपका, एनसीईआरटी हो गया आपको, लुसेंट की बुक से पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. उत्तरी गोलार्ध इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयरली नॉर्मल ऑकर्स इन द डे. फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून हो गया, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून हो गया, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई हो गया, सेकंड हाफ ऑफ द. तो आपको सभी को पता है कि जो आपका 21 जून को जो कौन से पखवाड़े में आता है आपका, वो दूसरा में आता है ना, सेकंड. आपका सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून क्या है आपका, सेकंड पखवाड़े में आता है. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. सेकंड जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है ना. अब यहाँ पे 70 क्वेश्चन युग्म पर विचार कीजिए. एक तरफ आर्द्रभूमि झील है, दूसरी अवस्थान है. तो आपका होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है, पंजाब में. रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल में. रुद्रसागर झील त्रिपुरा में. संस्था कोतल झील तमिलनाडु. तो जिसका ऑप्शन है केवल 2 युग्म. रेणुका कहाँ है आपका, मुझे पता है रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में. आपको एक और करेक्ट करना है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, संस्था कोतल झील तमिलनाडु में, होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में. तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर केवल 2 युग्म में, इसका बिल्कुल सही है ना. 71 का क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे आप क्वालिटी क्वेश्चन आ गया. निम्न कथनों पर विचार कीजिए ना. तो कंसिडर द फॉलोइंग. परसेंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द, आपका कंटेप्ट हो गया, आपका कंटेप्ट ऑफ द कोर्ट्स एट 1970 वाज पास. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेप्ट ऑफ देमसेल्फ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. Fourth, in India, the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. तो आप देखेंगे तीसरे स्टेटमेंट देखिए, भारत का संविधान जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना की दंड देने की हेतु शक्ति प्रदान करता है, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है. तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया ना. तो लड़ाई ए और बी में है. तो हम देखते हैं क्या है. चौथा ऑप्शन देखते हैं. भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति नीति है. हाँ ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट आंसर. फोर्थ स्टेटमेंट में बिल्कुल सही की गई है. तो आपका 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर. देखिए अब भारत के संदर्भ में कथन विचार कीजिए. जो आपका सरकारी विधि अधिकारी विधि फर्म अधिकृत रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं ना. तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. विधिक परिषदों हो गया, बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिक कथित करनी सकती है. काफ़ी गंदा हिंदी ट्रांसलेशन है, तो आपको काफ़ी समझ में नहीं आएगा. तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है ना. अब यहाँ पे देखते हैं 73 का जो आपका स्टेटमेंट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो किसी संविधान संशोधन बिल को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की क्या है, आपकी अपेक्षा होती है. आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत बुक में, मैंने तो नहीं पढ़ा. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, पहला स्टेटमेंट. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting ना. तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. जहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट यहाँ है. तो इसका आंसर निकल क्या गया, बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद देखते हैं 74 का ना. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इंटू 4 रैंक्स विच कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर. तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा. तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है ना. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग कर देंगे, तो ये क्या ऑप्शन आपका निकल गया 2 ओनली. तो जो 2 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? द रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया, टू पास ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट तो रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, टू पास ए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर ना। 76 का देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफिक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया, द लॉ स्पेसिफिक्स दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव कैन नॉट गिव एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस ना। तो कहीं एंगल से मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, यानी द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। तो यहाँ पे बोल रहा है यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है। देखिए कौन से सही है, बिल्कुल जो सेकंड ऑप्शन जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है ना 76 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 77 देखते हैं, जो अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है ना यूपीएससी ने। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। तो जो स्टेटमेंट है ना मुझे दोनों रॉन्ग लगे, तो जो डी ऑप्शन है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेदर वन एंड नॉट टू। देखिए जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है एकमात्र अधिकारी नहीं है, वो सीएजी कैग का भी सदस्य क्या संसद बैठने में भाग लेने की अनुमति लेते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ना। तो ये अटॉर्नी जनरल भी लेता है और कैग का भी लेता है ना। तो कहीं से भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपने जैसे कि रॉन्ग कर दिया तो लड़ाई है बी एंड डी। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत का महानायक अपना त्याग पत्र देता है जब वह सरकार जिसको उससे नियुक्त किया वह इस्तीफा देती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है ना। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट देती है, तो आपको सिर्फ क्या स्टेटमेंट को सही पहचानना होता है ना। उस नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया और परमादेश मैंडेमेंस नहीं होता है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी परमादेश मैंडेमेंस नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकारी परीक्षा को वॉलंटरी प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए यानी पिटीशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जैसे आपने 2 को एलिमिनेट किया तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर है ना। 79 देखते हैं, आयुष्मान भारत मतलब क्या, विच रिफरेंस टू क्या आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्टेड। तो इसको के जो आयुष्मान भारत के जो भारत सरकार ने जो लागू किया था उसको क्या प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ओके, as it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately हो गया, that it has seamless portability across the country। मतलब क्या बोल रहा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जाता है। तो स्टेटमेंट इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, 1 and 2 3 आर करेक्ट आंसर है ना। फिर आगे आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया आपका विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर है ना, लोकसभा के बारे में पूछा कहीं द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच दैट एज द स्पीकर्स में फिक्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होना जो अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ये तो सही है बिल्कुल। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर निकल के आ गया 1 and 3। फिर भी हम पढ़ेंगे पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज ए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। देखिए कहीं से भी हो सकते हैं, जो आपका लोकसभा उपद है वो ओपोजिशन से भी हो सकता है, पर यहाँ विपक्षी दल सदस्य होगा या तो मुख्य है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो लग नहीं रहा है। The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal against his role। तो ये भी ऑप्शंस क्या है सही है। The well established parliament practice regarding the appointment of क्या the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly accounted by the prime minister। तो चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। 81 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पूछा है, विच मॉनिटर्स द इमिशन रिड्यूशन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज।
तो डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विनिंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, कमेटी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज हो गया, और क्या है, एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसका देते हैं 82 ना, तो यहाँ पूछा है जलवायु से संबंधित पूछा है, हिंदी में पढ़ता हूँ। निम्न कथन पर विचार कीजिए, जलवायु समूह क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। सेकंड ऑप्शन देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने, उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनी के साथ लाता है। ओके, कुछ कंपनियां भारत EP100 की सदस्य हैं। तो चौथा स्टेटमेंट तो मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। तो इसका जो सही आंसर है ना आपका 1, 3 एंड 4 है ना। तो 2 ऑप्शन को जैसे एलिमिनेट करेंगे, 2 ऑप्शन को आप जैसे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, 1, 2, 3, तो आपका 1, 3 इज द करेक्ट आंसर है ना। 1, 3, 4 सही आंसर निकल के आता है। 83, अब यहाँ पे एनवायरमेंट क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है। यदि वर्षावन ना, यहाँ देखिए, यदि वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित है कि आर्द्रभूमि इसके गुर्दे की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमि का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? आर्द्रभूमि के जल चक्र में सतही व अवमृदा अंतःस्तरण को वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों में वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष, कवची, क्रिस्टोकराइक, मृदु कवच, मोलस, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। सी ऑप्शन है, आर्द्रभूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है ना। WHO के वायु गुणवत्ता निशान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, क्या है इसका आंसर? PM2.4 का 24 घंटा माध्य 15 म्यू से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। PM2.5 का वार्षिक माध्य 5 म्यू से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है। तो जब सेकंड ऑप्शन को हमने काट दिया, तो सेकंड ऑप्शन को आपने काटा ऐसे, तो आपका आंसर है 1 एंड 4। सॉरी, PM10 फेफड़े के अवरोधी करवेधन रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, वायु में अत्यधिक ओजोन दबाव को उत्पन्न कर सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पूछा है, अब देखिए, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्र मुक्ति है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से की जाती है। तो देखिए, जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट को हम रॉन्ग करते हैं, तो यहाँ लड़ाई ए और सी से है। तो ए ऑप्शन को छोड़ दिए, यह एक कवक है, सही बात है। ये काफ़ी मतलब डीपली पूछा है यूपीएससी ने, जो करंट अफेयर से, गुच्छी। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। 86 देखते हैं ना, पॉलीथीन टेफ्लॉन के समय हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। निम्नलिखित यानी क्या पूछा है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू पॉलीथीन टेराफ्लेट है ना, जो पॉलीएथिलीन टेराफ्लेट के संदर्भ में पूछे ना। फर्स्ट है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ इनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रण किया जाता है। इससे बने पात्रों किसी पादप पेय को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, इससे बनी बोतल पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उन्हें अन्य उत्पाद बना सकते हैं। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस किया आसानी से निपटान किया जाता है। नहीं, सॉरी, चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। चौथा स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। तो लड़ाई यहाँ पे ए और डी में है। तो 1 एंड 3, 1 फर्स्ट एंड 3। तीसरा, इसके रिसाइकल द्वारा कैसे फिर से बोतल बनाया सकते हैं, जैसे कि आपने पानी की बोतल यूज़ करते हैं ना, तो उसको रिसाइकल द्वारा फिर से बोतल बनाया जाता है। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्म को प्रबल प्रयोग के हेतु सम्मिश्रण किया जाता है। तो 1 एंड क्या 3 इसका द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड? तो यहाँ पे क्या है, गोल्डन महासीर। ये ना गोल्डन महासीर पक्षी है, बाकी सभी मछली है। इंडियन नाइटजर, स्पूनबिल, वाइट एबिस, ये सब क्या है, मछलियाँ है ना। तो यूपीएससी कभी कभी ऐसे सवाल ही पूछती है जो आपका दिमाग घुमा दे। तो यूपीएससी का काम ही है कि आपका जो मतलब जो माइंड को इधर करना और जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट करना, ताकि आप कितनी मैच्योर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी नाइट्रोजन विकीर्ण पादप है? अल्फाल्फा, चौलाई, एमर, चना। आप चना को जानते हैं क्या, 3 पत्तियाँ घास है, कुल्फा है, यहाँ पालक। तो कितनी आसानी से आप यहाँ स्टेटमेंट को अलग करेंगे ना। तो पालक जो है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम नहीं करता। तो आपका जैसे ये स्पाइनेस, आपका छठवां ऑप्शन है ना, आपका 6th ऑप्शन है पालक। पालक मतलब क्या, स्पेनिश।
तो आपने सिक्स ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर आ गया 1 एंड 3 एंड 4, ये जो नाइट्रोजन सीक्वेंस में भाग लेते हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 89, क्या क्या है बायोरिक टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरिक टेक्नोलॉजी से बातें होती है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ से, कोरल रीफ ये न्यूज़ में रहता है ना। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट वाइज स्टेटमेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियर्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेल गैस हो गया। प्रोवाइडिंग सेल लाइक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट एरियाज हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है ना। जो क्या पूछ रहा है जैव सेल प्रौद्योगिकी बेराफ टेक्नोलॉजी की बातें होती है ना, तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो फाइनली ये जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा है ये है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। आनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, ये भी गलत है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, मतलब क्या है आपका जो शहरी क्षेत्रों में क्या है लघु वनों का सृजन करना मियावाकी पद्धति संबंधित है। तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये डिजिटल लॉकर हो गया ना। कंसीडर फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन हो गया, डिगी लॉ, दीक्षा, क्या विच ऑफ द एबो आर बिल्ट ऑन टॉप ओपन सोर्सेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना। तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है डी। जो चारों ऑप्शन है ना आपका क्या है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बनाए जाते हैं। आरोग्य सेतु हो गया, कोविन हो गया, डिजी लाइट हो गया, दीक्षा हो गया। तो स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 4। वेब 3 के बारे में पूछे ना, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ना। वेब 3 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा हो गया। इन वेब 3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। वेब 3 ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन ए क्या कॉर्पोरेशन हो गया। तो 1 एंड 2, 3 इज द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सॉस कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरराष्ट्रीय को अपनी अवस्था अनुसार निर्धारित आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सॉस सॉफ्टवेयर सेवा के बारे में पूछना है, अपनी चल युक्तियां मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंचे बनाते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू में सास के रूप में होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, 3 तीनों ही सही है ना आपका। ये क्या जो आपका साइंस एंड टेक से पूछा गया क्वेश्चन है, क्या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से पूछा है यूपीएससी ने। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर है। 94 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जन संचार माध्यम में बहुचित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार की सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन पृथ्वी की बढ़ती क्षुद्रग्रह समस्या का सामना करना, इसका अंतरिक्ष में विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है ना, किया जाता है। कोई अंतरिक्ष यान अनेक क्षयगतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के प्रति किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उस चाल से चलती हुई उसके पृष्ठ पर एक संपरिचित स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ पे क्यूबिट पूछा है, क्यूबिट शब्द को उल्लेख में से कौन सा एक प्रश्न होता है। क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी। तो 95 का आपका बी आंसर है ना। तो 95 का आपका बी इज द करेक्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका यूज होता है ना। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिदीनन, बेतार स्थानीय क्षेत्र में। तो इसमें पूछा है जो संचार प्रौद्योगिकी पर कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, 3 इज द करेक्ट आंसर है ना। अब निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। Biofilms can form on medical implants within human tissues. Biofilms can form on food and food processing surface. Biofilms can be exhibit architect resistant. तो statement 1 and 2, 3 is the correct answer है ना। 98। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिंग ऑन द प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बारे में पूछा है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्शन ऑफ फाउंड इन the organisms in the production are found in the foods and but they do not naturally occur in our gut. Probiotics help in the digestion of milk sugar. तो ये इसका जो आपका प्रोबायोटिक जैविक है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ना। तो स्टेटमेंट इसमें देखते हैं जो आपका 2 ऑप्शन देखिए। जो दूसरे स्टेटमेंट में इसका यूज़ नहीं होता है, जैसे कि प्रजीक में जी हो गया, खाए जाने वाले खाद्यों में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए थे। तो मैंने स्टेटमेंट 2 को काटा, 2 को जैसे ही काटा तो मैं 1 एंड 3 में यहाँ तक पहुँच गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए कोविड-19, क्या आपका कोविड आपका क्या है कोविड-19 से यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही है वैक्सीन के प्रसंग की कदम विचार कीजिए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की।
स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट यू कैन सी दैट इज रॉन्ग ना, फर्स्ट ट्रीटमेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ट्रीटमेंट रॉन्ग हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2 एंड 3 आ गया। आपका 100 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछा है भाई, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर पर्याय पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से समय पर आओगे। तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट देखिए काफी लग रहा होगा टफ है, लेकिन दैट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना। तो जीपीएस को दिक संचालन नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है, विश्वतीय क्षेत्र में सुनामी आ सकती है, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त होते हैं, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि घटित हो सकती हैं, उपग्रहों की कक्षाएं विचलित हो सकती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते वायुयान लघु तरंगे रेडियो संचार को बाधित हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इसमें जो तूफान है सौर प्रणाली में, इसका क्या संबंध है भाई सुनामियों से, तो सुनामियाँ तो आ नहीं सकती ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उसको आप, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, नो नो, सेकंड स्टेटमेंट मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, आई वॉज कन्फ्यूज। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ना, सेकंड स्टेटमेंट इज यहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो 1, 3 एंड 4 एंड 7 ओनली। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल स्किप ना करें, आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, कहीं ना कहीं एक लॉजिक निकल के आएगा कि आपको कोई ना कोई एक चीज़ तो पता होगा। ये एनसीईआरटी का जब लूसेंट की बुक से पूछा हुआ है, आपका ज्योग्राफी से, काफ़ी ईजी है। तो विशिष्ट क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, आप सेकंड स्टेटमेंट को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर नंबर करेक्ट सी आ जाएगा, 1, 3, 4, 6 और 7। तो आज के क्लास में हमने 100 क्वेश्चन देखे, हमने देखी क्या क्या आपका यूपीएससी जो 5 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, 5 जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हमने देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।